हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम आपके बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर नंबर 2 का यूनिट नंबर 1 पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आपको एक बात बताना ज़रूरी है, बीए 5th सेमेस्टर में आते ही आपके हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर हो जाता है। ये बात आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखिए, आपका जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री का जो पेपर नंबर 1 है, पेपर नंबर 1 में आपका जो सब्जेक्ट है वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। वो आपके हिस्ट्री का पेपर 1 है जो कि कंपलसरी है हर एक स्टूडेंट के लिए। और उसकी जो 1 से लेकर 8 तक की यूनिट्स हैं वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब जो आपका पेपर नंबर 2 है, पेपर नंबर 2 में आपको 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं। उन 3 में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चुन करके अपने पेपर नंबर 2 हिस्ट्री के रूप में पढ़कर एग्जाम देंगे। और जब आप लोग एग्जाम का फॉर्म फिल करेंगे तो एग्जाम के फॉर्म में वही सब्जेक्ट फिल कीजिएगा जो आप लोग पेपर नंबर 2 में चूज़ करके पढ़ रहे हैं। तो पेपर नंबर 2 में देखिए, आज की वीडियो में हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि पेपर 2 में जिन बच्चों ने चूज़ किया है इस सब्जेक्ट को। तो आज की इस वीडियो में हम इसी का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। और हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में आपको 1453 AD से लेकर के 1815 AD तक का जो विश्व इतिहास है, आधुनिक विश्व का जो इतिहास है, वो आपको पढ़ना है पेपर नंबर 2 हिस्ट्री में। तो जिन भी मेरे प्यारे बच्चों ने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो चलिए आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और ऐसे ही आपके हर एक यूनिट पर क्लास आती रहेंगी, फुल डिटेल क्लास नोट्स के साथ। अगर आप पेपर नंबर 1 की क्लास नहीं किए हैं भारत में राष्ट्रवाद की, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा भी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 की, जैसे सोशियोलॉजी, हिंदी, एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस या फिर इंग्लिश लिटरेचर, सोशियोलॉजी, सभी की क्लासेस चल रही हैं, तो आप विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना है अपने हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड में। आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है कि 15वीं शताब्दी की शुरुआत में यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक संरचना कैसी थी। तो यही आपका यूनिट नंबर 1 है। अब देखिए, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ना है, 1415 से स्टार्ट करना है पढ़ना। तो 15वीं शताब्दी जब चल रहा था, उस समय यूरोप की क्या कंडीशन थी, राजनीतिक कंडीशन क्या थी और धार्मिक कंडीशन क्या थी। तो दोनों को हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा कि 15वीं शताब्दी में यूरोप की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 15वीं शताब्दी की जब शुरुआत होती है तो उस समय यूरोप की जो राजनीतिक संरचना थी वो सामंतवाद और कैथोलिक चर्च के प्रभुत्व की विशेषता थी। पहले हम राजनीतिक स्थिति को देखेंगे, उसके बाद धार्मिक स्थिति को देखेंगे इसी वीडियो में। तो पहले देखिए, 15वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई, जो राजनीतिक स्थिति थी यूरोप की, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था यूरोप का, उसमें सामंतवाद का उदय हो चुका था। कैथोलिक चर्च जो था, यानी कि यहाँ पर धर्म की बात हो रही है, धर्म की स्थिति कैसी थी, तो कैथोलिक धर्म का प्रभाव था। तो सबसे पहले राजनीतिक स्थिति को देख लेते हैं। 15वीं शताब्दी में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में सबसे पहले आपको जानना है सामंतवाद, क्योंकि सामंतवाद का उदय उस समय यूरोप में हो चुका था। सामंतवाद का उदय हमारे भारत में भी होता है, मगर हर एक देश में इसका उदय होता है। मगर हर एक देश में जो उदय होता है वो अलग अलग शताब्दी में हुआ, अलग अलग सन में हुआ। तो जब आप भारत की हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों ने इसमें पढ़ेंगे सामंतवाद के बारे में, और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछले सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में था आपके। चलिए देखिए, जब यूरोप में पुनर्जागरण होता है उसके बाद यूरोप में राजनीतिक स्थिति कैसी थी, सामंतवाद का उदय हुआ और एक राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली जो 9वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक यूरोप में प्रचलित थी और चल रही थी, वो स्थिति कौन सी थी, सामंतवाद व्यवस्था थी। और ये जो व्यवस्था थी, इसमें कुलीन वर्ग जो थे भूमि और सैन्य सुरक्षा के बदले श्रम और दासता लेता था। कुलीन वर्ग का प्रभाव था, और कुलीन वर्ग जो भूमि अपनी देता था या जो सैन्य सुरक्षा प्रदान करता था किसानों को, उनसे वो फीस लेता था, श्रम लेता था, और उनसे ज़मीन का जो एक तरह से कर कह सकते हैं, कर लिया करता था। खेती उस पर किसान करते थे। तो ये सामंतवाद या ये कुलीन खेती करने के बदले किसानों से टैक्स लेते थे, कर लेते थे या फीस लेते थे, आप कह सकते हैं। किसानों की ज़मीन को जागीर कहा जाता था उस टाइम पर, और वे जागीरदारों के अधीन रहती थी। जो ज़मीनें थी किसानों की, वो जागीरदार के अधीन रहती थी, और किसान उस ज़मीन पर खेती बाड़ी करता था। तो कुछ अपना हिस्सा बचा करके सब कुछ जागीरदार होते थे, जो स्वामी होते थे, उनको दे देता था, कुलीन वर्ग को दे देता था।
टैक्स के रूप में या कर के रूप में कह लीजिए या श्रम के रूप में कह लीजिए कि वो दे देता था। तो उस समय सामंतवाद का बड़ा ज़्यादा प्रभाव था। राजनीतिक स्थिति कुछ इस तरह की थी यूरोप में 15वीं शताब्दी में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी में कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में जो राजनीतिक संरचना थी उसमें बदलाव आता है और एक नया बौद्धिक स्वभाव का भी विकास होता है। तो ये जो कुछ स्थिति हैं, कुछ पॉइंट हैं जो कि राजनीतिक स्थिति को दर्शाती हैं यूरोप के 15वीं शताब्दी के समय की। तो आई होप आप इनको समझ गए होंगे। ये अब आपका अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कि 15वीं शताब्दी में यूरोप में धार्मिक स्थिति कैसी थी, धर्म का क्या प्रभाव था यूरोप में। जब आप लोग पुनर्जागरण को पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि यूरोप के लोग जाग उठे हैं और पुरानी परंपराओं और पुराने रीति रिवाजों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। और आपने ये भी देखा था पुनर्जागरण में, मैंने आपको पढ़ाया था 4th सेमेस्टर में जब आप थे तब पढ़ाया था हिस्ट्री में ही कि पुनर्जागरण से पहले यूरोप के लोगों पर धार्मिक जो प्रभाव था बहुत अधिक था। तो पुनर्जागरण के बाद वो समाप्त भी होता है। लेकिन 15वीं शताब्दी में जो धर्म की स्थिति थी वो किस तरह की थी यूरोप में, तो देखिए कि ईसाई धर्म ही प्रमुख धर्म था उस समय यूरोप में, आज भी है। ईसाई धर्म ही प्रमुख धर्म था यूरोप में 15वीं शताब्दी में। और कैथोलिक चर्च का प्रभाव वहाँ के समाज पर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि ईसाई धर्म में जो कैथोलिक चर्च था उसका प्रभाव था। कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयां थी, भ्रष्टाचार, ये सब कुछ फैले हुए थे। चर्च के पास पूरे यूरोप में आध्यात्मिक और राजनीतिक अधिकार थे, क्योंकि चर्च के पास पूरा अधिकार था। आप कह सकते हैं कि जो शासन होता था, जो राजा होते थे, उन्होंने कैथोलिक चर्च को भी पूरी शक्ति प्रदान की थी, राजनीतिक अधिकार उनको मिले हुए थे। और आप देखेंगे कि पूरा पॉइंट के थ्रू मैंने आपका ये नोट्स तैयार किया है ताकि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में इसको पॉइंट के थ्रू एग्ज़ाम में अपना आंसर दे सकें, क्योंकि ऐसे आप अपना आंसर एग्ज़ाम में लिख के आएंगे तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है और एग्जामिनर अच्छे मार्क्स भी देता है। तो आप लोग इसीलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अब देखिए कैथोलिक धर्म का जो चर्च था उसमें बहुत ज़्यादा बुराइयाँ फैली हुई थी, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, अंधविश्वास फैला हुआ था, क्योंकि इनका ही प्रभाव था, इनका ही अधिकार था, इनका ही समझ लीजिए शासन था उस समय यूरोप के समाज पर। तो एक धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत उस समय 15वीं शताब्दी में यूरोप में की जाती है, जिसे प्रोटेस्टेंट सुधार या प्रोटेस्टेंट धर्म कहा जाता है। तो प्रोटेस्टेंट धर्म जो था इसने चुनौती दी कैथोलिक चर्च को, कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए। यह एक धर्म सुधार आंदोलन था, जो प्रोटेस्टेंट सुधार था, यह एक धर्म सुधार आंदोलन था जिसने कैथोलिक चर्च को चुनौती दी कि वो अपने प्रयासों से कैथोलिक चर्च में व्याप्त बुराइयों को, भ्रष्टाचार को, सभी चीज़ों को समाप्त कर देगा और कैथोलिक चर्च का जो समाज पर ये बड़ा प्रभाव है सबको समाप्त कर देगा और लोगों को सही राह दिखाएगा। तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जर्मनी में 1517 ईस्वी में हो जाती है। देखिए मार्टिन लूथर धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख नेता थे और मार्टिन लूथर के साथ एक और शख्स थे जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन में मार्टिन लूथर का साथ दिया और वो थे जॉन कैल्विन। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब और किसने की थी। तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर ने की थी और ये जर्मनी के मूल निवासी थे और जर्मनी से ही इसकी शुरुआत की जाती है 1517 ईस्वी में। और इस आंदोलन की शुरुआत किस तरह से होती है, तो देखिए मार्टिन लूथर ने 95 सिद्धांतों का प्रकाशन किया था। 95 ऐसे सिद्धांत इन्होंने प्रकाशित कराए और इन्होंने इन सिद्धांतों के माध्यम से बताया कि धर्म में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें गलत हैं, उनको मत फॉलो करो और ये सारे सिद्धांत सही हैं, इनको फॉलो करो। तो अपने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत उन्होंने 1517 ईस्वी में अपने 95 सिद्धांतों यानी कह सकते हैं 95 सिद्धांतों के साथ शुरू कर दी थी। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स कि यूरोप के 15वीं शताब्दी की जो धार्मिक स्थिति है आप उनको समझ पा रहे होंगे। इतना याद रखिए कि कैथोलिक धर्म का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और कैथोलिक जो चर्च था उसमें बहुत बुराइयाँ फैल गई थी, बहुत भ्रष्टाचार फैल गया था और उसी के विरोध में मार्टिन लूथर ने एक आंदोलन चलाया, प्रोटेस्टेंट आंदोलन। तो धर्म सुधार आंदोलन की कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ मैंने नोट कर दी हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। धर्म सुधार आंदोलन का मकसद था चर्च में बदलाव लेकर आना, चर्च में फैली बुराइयों और भ्रष्टाचार को समाप्त करना। इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म का भी उदय हो जाता है। मार्टिन लूथर ने जो आंदोलन चलाया था धर्म सुधार आंदोलन के लिए प्रोटेस्टेंट सुधार के नाम पर, लेकिन धीरे धीरे ये एक प्रोटेस्टेंट धर्म का रूप ले लेता है
और जब ये प्रोटेस्टेंट धर्म का रूप लेता है तो इसके बाद ही जो ईसाई धर्म था वो दो गुटों में बट जाता है, दो गुटों में बढ़ जाता है। पहला गुट था कैथोलिक धर्म और दूसरा गुट था प्रोटेस्टेंट धर्म। अब देखिए, जितने भी लोग कैथोलिक धर्म को मानते थे तो अभी तक कोई धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत नहीं हुई थी, लेकिन जब मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की तो एक नए धर्म का उदय हुआ, एक नया धर्म लोगों के सामने आया और वो धर्म था प्रोटेस्टेंट धर्म। तो जितने भी लोगों को ये लगने लगा कि हाँ प्रोटेस्टेंट धर्म सही है, सही बात बता रहा है, मार्टिन लूथर का ये सुधार आंदोलन बहुत सही है, तो उन लोगों ने कैथोलिक को छोड़कर प्रोटेस्टेंट को फॉलो करना शुरू कर दिया और इस आंदोलन को बढ़ाने का काम भी शुरू किया। तो इसलिए दो धर्म यानी कि ईसाई धर्म दो गुटों में बढ़ गया, एक कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट धर्म। और इस आंदोलन के कारण यूरोप के जितने भी देश थे उनमें राष्ट्रीय भावना का भी विकास होता है और लोगों की सोच थी उनमें जागरूकता आती है और लोगों की सोच डेवलप होती है और लोग सही धर्म से परिचित होते हैं। रोम में देखिए पोप का बहुत ज़्यादा प्रभाव था और मार्टिन लूथर ने एकदम खुल करके रोम के पोप के खिलाफ आंदोलन चलाया और आवाज़ उठाई और पोप के जो व्यापक धर्म संबंधी अधिकार समाज में फैले हुए थे उन सभी को इस आंदोलन ने समाप्त कर दिया। धर्म सुधार आंदोलन ने धर्म में जितनी भी बुराइयां फैली थीं, जितने भी भ्रष्टाचार फैले थे उन सभी को ख़त्म कर दिया और कैथोलिक चर्च का जो प्रभाव समाज पर बहुत ज़्यादा था वो प्रभाव भी प्रोटेस्टेंट धर्म ने समाप्त कर दिया। और इस आंदोलन के माध्यम से जनता के सामने धर्म का सही रूप दिखाया गया कि कैथोलिक धर्म को देखो कि कितनी बुराइयां फैल गई हैं, इनको मत फॉलो करो, इनको छोड़ो, भ्रष्टाचार मत फैलाओ, बुराइयां मत करो, सही धर्म को पकड़ लो और अपने आप को सही बना लो। तो प्रोटेस्टेंट धर्म जो था मार्टिन लूथर का, ये बहुत ज़्यादा लोगों को सही धर्म दिखाता है कि सही धर्म का रूप क्या है, बुराइयों को समाप्त करता है। प्रोटेस्टेंट धर्म कैथोलिक चर्च का प्रभाव भी समाप्त कर देता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो कैथोलिक धर्म का प्रभाव यूरोप में 15वीं शताब्दी में था, मार्टिन लूथर ने जब अपना धर्म सुधार आंदोलन चलाना शुरू किया तो इस आंदोलन के माध्यम से कैथोलिक धर्म का जो प्रभाव था उसको समाप्त कर दिया गया और बहुत ज़्यादा सुधार पूरे यूरोप में आ गया था। देखिए, जर्मनी से तो इसकी शुरुआत हुई थी मगर धर्म सुधार आंदोलन धीरे धीरे पूरे यूरोप के देशों में फैलता है, यहाँ तक कि इंग्लैंड में फैलता है और हर जगह से कैथोलिक धर्म का प्रभाव समाप्त किया जाता है और लोगों को सही धर्म दिखाया जाता है। तो ये थी 15वीं शताब्दी में यूरोप की धार्मिक स्थिति, धार्मिक संरचना। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आपके हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ आ रही हैं हमारे चैनल पे, आप उनके लिए विजिट कीजिएगा। और इसी तरह से अब यूनिट नंबर 2 पर वीडियोज़ आएंगी और 8 यूनिट्स में आपका जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगी। एग्ज़ाम से पहले मॉडल पेपर की वीडियोज़ भी प्रोवाइड कर रही हूँ। एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा आप उनको भी देखते रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।